The poet compares human life to the blossoms because they all fade away with the passage of time and ultimately move into the grave after death. कहता है कि ब्लॉसम्स और ह्यूमन लाइफ जो है वो एक जैसी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह ब्लॉसम्स जो है वो पेड़ों पर खिलते हैं, उसके बाद फिर मुरझाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं और अल्टीमेटली वो कहाँ जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। इसी तरह से इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान भी पैदा होता है, उसके बाद जवान होता है, फिर उसमें एक किस्म वो एनर्जी होती है, प्राइड होती है, ब्यूटी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्यूटी उसकी ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली ओल्ड एज की वजह से या बीमारी की वजह से वो जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसको फिर से उस मिट्टी में जाना पड़ता है। यही सिमिलरिटी उसने ब्लॉसम्स और इंसानी ज़िंदगी में दिखाई है, बताई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम सम ब्लॉसमिंग ट्रीज इन द स्टेट ऑफ JNK। कहता है जो JNK स्टेट है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसमें आप कुछ पेड़ों के नाम बताइए जिनके ब्लॉसम्स आते हैं, जिनमें फ्रूट्स आते हैं। इसमें कुछ नाम है एप्पल ट्रीज़, एप्रिकॉट ट्रीज़, चेरी ट्रीज़, पियर ट्रीज़, और भी ट्रीज़ हैं, इसलिए मैंने एट्सेट्रा यहाँ पे लगाया, यानी और भी ट्रीज़ हैं जिनमें फूल आते हैं और फूलों में फिर फल लग जाते हैं। वॉट इज़ पिटी रेफर टू इन सेकेंड स्टेंजा? सेकेंड स्टेंजा में इसने वर्ड यूज़ किया है पिटी। पिटी मतलब तरस आता है इसको, किसको? पॉइट को तरस आता है, किन पर? इन ब्लॉसम्स पर। और ये पिटी इसने सेकंड वर्ड में क्यों यूज़ किया है? हाँ, ये पता है हमें कि ब्लॉसम्स के लिए यूज़ किया है, लेकिन क्यों किया है वो हमने देखना है। पिटी इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम मीन्स द डिसअपॉइंटमेंट एंड इज़ रेफर्ड टू एज द विदरिंग अवे ऑफ द ब्लॉसम्स। हमें तो ये पता ही है, क्योंकि अब हमने इतना इसको रिपीट किया, इतना पढ़ा, अब हमें समझ आ गई कि जो है इस पोइट ने इस पिटी वर्ड का यूज़ सेकंड स्टेंजा में क्यों किया है। क्योंकि उसके दिल में एक किस्म की दर्द है, एक किस्म की मायूसी है, किन के बारे में? ब्लॉसम्स के बारे में, कि ये ब्लॉसम्स जो है इतनी जल्दी खिलते, मतलब खिल के इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हैं, क्यों मुरझा जाते हैं। Here the poet is disappointed and sorry to say that nature has brought the blossom to die after showering their worthy grace। ये poet जो है सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि नेचर जो है इन ब्लॉसम्स को इतना खिलाकर क्यों एकदम से ही गिरा देता है, उनकी ये रौनक छीन लेता है, उनकी ये ज़िंदगी छीन लेता है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। कल हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे और डिस्कशन वगैरह जो है अगर कुछ होगा करने लायक वो भी करेंगे। तो आज हम इसकी नेक्स्ट पोएम जो है ब्यूटी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा लेती हूँ। तो कल हम इसकी ब्यूटी जो पोएम है वो पढ़ लेंगे। आज हम पोइट के बारे में और पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जॉन एडवर्ड मैसफील्ड 1878-1967, यानी इस ब्यूटी जो पोइम है इसके जो पोइट है उनका नाम है जॉन एडवर्ड मैसफील्ड, जो 1878 में पैदा हुए हैं और 1967 में यानी 1967 में उनकी डेथ हुई है। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड राइटर, एक इंग्लिश पोइट थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे वो? इंग्लैंड के रहने वाले थे। एक पोइट थे, राइटर थे, पोइम भी लिखते थे और बाकी जो नॉवेल्स या लिटरेचर्स जो भी वो भी लिखते थे। एंड पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1930 अनटिल हिज डेथ इन 1967। और ये टाइम जो था 1930 से लेकर 1967 तक, यानी 1930 से लेकर 1967 से जो टाइम था इसका, इस टाइम में ये जो है पूरे अपने जो कंट्री है या वर्ल्ड हम कह सकते हैं, वर्ल्ड में इनको बहुत ही ऑनर दिया गया, बहुत इज़्ज़त दी गई, बहुत माना गया, बहुत फेमस रहे ये एज पोइट। लोग इनको बहुत जानते थे उस टाइम। ही इज़ रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्लासिक चिल्ड्रंस नॉवेल्स। और जब सबसे ज़्यादा जो है इनको किसके लिए याद किया जाता है? इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही क्लासिक मतलब होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हायर एक्सलेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसने वर्ड्स यूज़ किए हों, स्टोरी यूज़ की हो, जिसको इंसान पढ़ना चाहता है, जिससे इंसान को लेसन्स मिलते हैं, वो नॉवेल्स इसने लिखी हैं। किन के लिए? बच्चों के लिए, जिनमें एग्जाम्पल इसने दिए हैं द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स। ये दो जो है इनकी ज़्यादा फेमस नॉवेल्स हैं बच्चों की। 19 अदर नॉवेल्स, और भी 19 इसने और भी नॉवेल्स लिखी हैं बच्चों की, जिनमें कुछ नाम इन्होंने यहाँ पे दिया है, कैप्टन मार्गरेट, मल्टीट्यूड एंड सॉलिट्यूड एंड सैड हॉर्कर, यानी ये और कुछ 2-3 नाम दिए हैं जो
इनमें इम्पॉर्टेंट है या फेमस है। एंड मैनी मेमोरेबल पोइम्स इंक्लूडिंग द एवरलास्टिंग मर्सी एंड सी फीवर फ्रॉम हिज एंथोलॉजी सॉल्ट वाटर बैलेड्स। समझ आ रही है। और इसके अलावा इन नॉवेल्स के अलावा इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, जिन पोइमों में जो ज़्यादा फेमस पोइम्स नाम है यहाँ पे दिया द एवरलास्टिंग मर्सी, सी फीवर है जो हमने कहाँ से ली है, इसकी एंथोलॉजी यानी जो कलेक्शन है, इसने जो बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं उनका जो कलेक्शन है उसका नाम रखा है इन्होंने सॉल्ट वाटर बैलेड्स। जो वो कलेक्शन है उसका नाम इन्होंने रखा है सॉल्ट वाटर बैलेड्स। उनमें से ये 2 नाम हैं पोइमों के, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी ही पोइमें लिखी हैं। समझ आ रही है। अब ये पोइम ब्यूटी जो है, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, समझ आ रही है। मैं इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। द पोइट सीम्स टू बी एंथ्रिल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड। He compares her to all the bounties of nature but finds her the most beautiful. पोइट जो है उसको अपनी जो बिलाउड है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है या उनकी जो वाइफ है, महबूबा है, उनके साथ उनकी जो ब्यूटी है उनको इस पोइट को उसकी ब्यूटी के सामने दुनिया में किसी की ब्यूटी जो है वो मतलब हाई नहीं लगती है। यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत इनको कौन लगती है, इनकी अपनी बिलाउड, अपनी महबूबा, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ जो भी है वो इनको दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हालांकि ये दुनिया भर घूमे, दुनिया भर में इन्होंने खूबसूरत चीज़ें देखी, लेकिन आखिरकार इन्होंने यही जाना कि इनकी जो बिलाउड है उनसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।